गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट का 3.3 करने जा रहे हैं। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यानी 1848 में जो उदारवादियों की क्रांति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। उदारवादियों की क्रांति 1848 देखें तो पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, यानी ये क्रांति थी या विद्रोह था वो समांतर चलता रहा। किसके? गरीब लोगों के, अनएम्प्लॉयड जो बेरोज़गार लोग थे, ठीक है, और जो स्टार्विंग पीजेंट्स जो भूख से ग्रस्त किसान मजदूर, और ठीक है, इन लोगों की समांतर चलती रही। देखते हैं दोबारा कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में 1848 में अनेक यूरोपीय कंट्रीज़ में गरीबी, बेरोज़गारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान और वर्कर मजदूर क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। तब उनके पैरेलल समांतर पढ़े लिखे लोग, ठीक है, जो मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग थे, मध्य वर्ग के लोग के द्वारा एक क्रांति भी हो रही थी। यानी एक तरफ तो क्रांति इनकी हो रही थी, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, पढ़े लिखे मध्य वर्ग के जो लोग थे वो भी क्रांति कर रहे थे। यानी एक साथ दो क्रांति हो रही थी पैरेलल, यानी समांतर 1848 में। फरवरी 1848 में, ठीक है, 48 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क, ठीक है, राजगद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई। क्या की गई? एक रिपब्लिक, गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों को सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था या दावा कर रहे थे। फरवरी की ये घटना थी 1848 में। फ्रांस के जो राजा थे उसको अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी और गणतंत्र स्थापित हो गया, और इसमें सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा ये दावा किया गया सभी पुरुषों को क्या है, वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। उसके बाद यूरोप में इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, यानी कहने का मतलब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने नहीं आए थे अभी तक। उनमें से कौन थे? जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ये साम्राज्य थे। वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के वहाँ पर जो उदारवादी लिबरल, ठीक है, मध्य वर्ग के पुरुष और महिलाएं ने संविधानवाद की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद की मांग रखी, और साथ में राष्ट्रीय एकीकरण, ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़कर इसको रखा। उनकी डिमांड क्या थी? एक तो संविधानवाद हो और साथ में राष्ट्र का उसके साथ साथ एकीकरण भी हो, ठीक है, ऐसे डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए अलग अलग, ठीक है।
और इनको इंडिपेंडेंस स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहिए, जिससे कि वो गणतंत्र हो। गणतंत्र तभी होगा जब संविधानवाद होगा, मोनार्की सिस्टम ख़त्म होगा। ठीक है, कहने का मतलब दोबारा बता देता हूँ इस लाइन की हिंदी। यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र सामने नहीं आए थे, जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगरियन है, ये साम्राज्य थे जो कि वहाँ पर मिडिल क्लास के जो उदारवादी लोग थे, पुरुष और महिलाओं के द्वारा एक ऐसे संविधानवाद और राष्ट्र के एकीकरण के साथ जोड़कर उसको डिमांड कर रहे थे या अपनी मांग रख रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखें, उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फ़ायदा उठाया। उन्होंने ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट यानी असंतोष, पुश देयर डिमांड, उन्होंने क्या किया, एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज यानी फ़ायदा उठाना। यहाँ पर क्या है, उन्होंने बढ़ते जन अनरेस्ट यानी असंतोष का फ़ायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया, क्रिएशन ए नेशन स्टेट। ठीक है, और यह राष्ट्र राज्य संविधान, ये राष्ट्र राज्य क्या होगा, संविधान सिद्धांत होगा। और वहाँ पर ठीक है, वह एक संवैधानिक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल कह सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्र राज्य है जो संविधान संसदीय सिद्धांतों पर आधारित होगा। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री यानी संसदीय, प्रिंसिपल सिद्धांत यानी यह संसदीय सिद्धांतों पर आधारित होगा, जिसमें क्या होगा, एक संविधान होगा, उनमें फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता होगी, और क्या होगा, संगठन बनाने की आज़ादी होगी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ इस लाइन की हिंदी कि उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फ़ायदा उठाया और एक नेशन जो कि एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग रखी, और जिसमें एक संविधान होगा, प्रेस की स्वतंत्रता होगी, आज़ादी होगी, और संगठन बनाने की आज़ादी होगी, और यह सब संसदीय सिद्धांत पर आधारित होगा या आधारित था। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल ऑल जर्मन नेशनल असेंबली यानी सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला करने का फैसला ले लिया। ठीक है, डिसाइड टू वोट फॉर जनरल। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, इन जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने, जो कि मिडिल क्लास के जितने भी लोग थे
प्रोफेशनल, व्यवसायी वर्ग वाले, बिजनेस वाले, प्रोस्पिरियस जो आर्टिसियन थे, धन संपदा से जो चित्रकार थे या लेखक थे, ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर फ्रैंकफर्ट में डिसाइड किया, निश्चय किया कि हम क्या है, ऑल जर्मन असेंबली जो नेशनल असेंबली है उसको वोट करेंगे या किया, ठीक है, मतदान करने का फैसला लिया। किसको वोट डालने का? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को। फिर उसके बाद देखते हैं निर्वाचित प्रतिनिधियों ने देखें तो यहाँ पर 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस निकाला, प्रोसेसन जुलूस निकालना, ठीक है, और फेस्टिव होता है बड़े जोश के साथ या सज धज कर, ठीक है, मार्च निकाला, कुछ किया, ठीक है। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित सदस्यों ने, प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया, ठीक है। यह संसद सेंट पॉल है। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। कहाँ हुई? चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप भी तैयार किया। क्या किया? ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्या है, जर्मन राष्ट्र के लिए एक ड्राफ्ट या कह सकते हैं संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई। इस जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और इसका हेड है, जो मुखिया है, एक राजा को बनाया गया, ठीक है, सौंपी गया, जिसे संसद के अधीन रहना होगा। ठीक है, किसके अधीन? संसद के, जो संसद का कहना माने, ठीक है, इस यानी संसद के अंडर में रहेगा, जिसको संसद कंट्रोल करेगी। उसके बाद जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने का पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। यानी जब डिस्प्यूट ऑफर द क्राउन दिस टर्म्स ऑफ फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, जब उन्होंने फ्रेडरिक विल्हेम को ताज पहनाने की कोशिश की तो उसने क्या है, मना कर दिया। और उस राजा ने क्या किया, पर्सिया के राजा ने रिजेक्ट कर दिया। और जो उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित असेंबली के विरोधी थे, ठीक है, या विरोध में थे, निर्वाचित सभा के विरोध में थे। यानी कहने सिंपल भाषा में ये कहें कि जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की तो उसने क्या है, अस्वीकार कर दिया। और उसने उस फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोध में थे। जहाँ
वाइल जबकि जहाँ ये कह सकते हैं अपोजिशन में कौन था, एरिस्टोक्रेसी जो कि कुलीन रईस लोग, मिलिट्री सेना बिकम स्ट्रोंगर और मजबूत थे। ठीक है, यानी जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध और बढ़ गया। ठीक है, यानी और ज़्यादा स्ट्रोंगर मजबूत हो गए। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। जो बेस था पार्लियामेंट का वो रोडेड यानी कमज़ोर हो गया, यानी क्षीण होने जा रहा था। अब संसद टूटने जा रही थी क्योंकि सदस्य इधर से इधर हो गए अब। फिर उसके बाद संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। संसद में डोमिनेटिव यानी दबदबा किसका हो गया, मिडिल क्लास के लोगों का हो गया, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया। ठीक है, उन्होंने मजदूरों और कारीगरों के मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। जिससे क्या है, वो उनका सपोर्ट है, समर्थन है, खो दिया। उसके बाद अंत में देखें तो वहाँ सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग होने पर मजबूर किया या बैंड कर दिया, यानी भंग कर दी गई असेंबली को। उसके बाद देखें उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद रहा, यानी कंट्रोवर्शियल रहा, विवादास्पद। इस उदारवादी मूवमेंट में, उदारवादी आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करवाना, यह मुद्दा कंट्रोवर्शियल रहा, यानी विवादास्पद रहा। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। कई सालों तक क्या है, महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग भी लिया था। उसके बाद महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन भी बनाए। ठीक है, राजनीतिक संगठन बनाए, स्थापित किए, अखबार शुरू किया। ठीक है, और राजनीतिक बैठकों में, पॉलिटिकल मीटिंग में अटेंड यानी शिरकत की, वहाँ पे भी अपना दबदबा रखा। और इसके बावजूद देखें तो उन्होंने असेंबली, इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। क्या किया गया था, महिलाओं को क्या इलेक्शन से दूर रखा गया था उनके मताधिकार से। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रेंच संसद की सभा आयोजित हुई, ठीक है, तो की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों, ठीक है, की हैसियत से दर्शक दीर्घा विजिटर गैलरी में खड़े होने दिया गया। ऑब्जर्व यानी देखने के लिए, प्रेक्षक, ठीक है, यानी कहने मतलब दर्शक के रूप में उनको क्या पीछे खड़े होने के लिए छोड़ा गया था कि आप सिर्फ दर्शक बनकर देख सकते हो सभा को, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। उसके बाद हालांकि वहाँ देखें तो रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई। यदि वहाँ देखें कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादिता जो ताकतें थीं वो 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबाने में कामयाब रही। और इसके बाद देखें किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई, यानी कहने मतलब वो पुरानी जो जितने भी ऑर्डर थे, नियम थे, कानून थे, जो राजतंत्र था, उनको दोबारा सत्ता में नहीं ला सके।
ठीक है, कहने का मतलब राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था, जितने भी राजा थे अब उनको स्टार्टिंग से समझ में आ रहा था या महसूस कर रहे थे कि वे उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति का दमन किया जा सकता है। यानी अब क्या है, क्रांति को उनको समझ में आया, क्रांति जो है, जो सर्कल है, ठीक है, जो क्रांति की जो साइकिल है, वो चक्कर है, वो उसका रिप्रेशन दमन है, वो केवल उनमें थोड़ा सा कंसेशन यानी छूट देकर ही तोड़ा जा सकता है या उनका दमन किया जा सकता है। किनका? जो उदारवादी राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी थे, उनकी जो क्रांति की जा रही थी, उन क्रांतियों को कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने सोचा, राजाओं ने, कि अब क्या है, उनकी बात मानकर उनको थोड़ा सा रियायतें देकर या छूट कर कर ही इनका दमन किया जा सकता है। ठीक है, क्रांति का दमन या चक्कर को तोड़ा जा सकता है। उसके बाद देखें 1848 में के साल के बाद के वर्षों में मध्य एंड पूर्वी यूरोप में ठीक है कि निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ कर दिया। 1848 के साल के बाद जो कुलीन जो राजा थे या निरंकुश जो राजा थे, उन्होंने क्या, ऑटोक्रेटिक है ये, ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश होते हैं। तो निरंकुश राजाओं ने क्या किया, जो मध्य और पूर्वी यूरोप में क्या है, उन्होंने उन बदलावों को करना शुरू कर दिया जो उन्होंने सोचा था। जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुका था। ठीक है, ऑलरेडी यानी पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पर कहना मतलब पश्चिमी यूरोप में 1815 से ही वो परिवर्तन स्टार्ट हो गए थे, और जो कि 1848 में पूर्वी और मध्य यूरोप में बाद में होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखें, इस प्रकार हैम्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भू दासत्व और बंधुओं मजदूरी समाप्त कर दी गई। कहने मतलब यहाँ पर भू दासत्व या गुलामी और बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, दास प्रथा, उसको क्या अबोलिश ख़त्म कर दिया गया था। कहाँ से? हैम्सबर्ग क्षेत्र से और रशिया से, रूस से। ठीक है, और हैम्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की। ठीक है, यानी और ज़्यादा जो कर छूट है और मनमाने ढंग से, ठीक है, या स्वतंत्रता थोड़ी और ज़्यादा दे दी। ठीक है, हैम्सबर्ग के शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि इससे निरंकुश जो मैंगेरियन या मैंग्रो के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। ठीक है, कब? 1867। ठीक है, 1867 में समाप्त हो गया। आइडियोलॉजी दिया हुआ है यहाँ पर। आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है कि विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारों का समूह होता है, जो कि बहुत अधिक प्रभावित करता है लोगों को। ठीक है, और एक वर्ड फेमिनिस्ट आया था, उसका अर्थ होता है नारीवाद। ठीक है।